नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 29 जुलाई 2021। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। दो इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। पहला तो देखो, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का एक हिस्सा स्ट्राइक डाउन किया गया था, हमने ये इशू डिस्कस किया था कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला डिटेल से। 3-4 नए पॉइंट्स हैं तो इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। दूसरा, जापानीज एजुकेशन सिस्टम से इंडिया को क्या सीखने की आवश्यकता है। ये आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एथिक्स के लिए भी और ऐसे के लिए भी। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट की कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में जो जजमेंट आई है इस इश्यू से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये वो एस्पेक्ट्स हैं जो हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक हिस्से को स्ट्राइक डाउन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जिस प्रोसीजर के साथ संविधान की ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास की गई थी उस प्रोसीजर में कमी है। इस वजह से हम इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक हिस्से को स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं। देखो, ये काफ़ी रेयरली होता है संविधान को अमेंड किया जाए। आज़ादी के बाद से अभी तक संविधान को सिर्फ 104 बार अमेंड किया गया है, और ये तो बहुत ही ज़्यादा रेयरली होता है कि जब संविधान को अमेंड किया गया हो और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे स्ट्राइक डाउन कर दिया गया हो। मतलब ये एक बड़ा इवेंट था। ऐसा हुआ क्यों उससे पहले हम ये जानते हैं 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है क्या। इसमें देखो, कोऑपरेटिव वर्ड ऐड किया गया था संविधान में 3 जगहों पर। एक तो जो आर्टिकल 19 है ना, आर्टिकल 19 सेक्शन 1 क्लास सी, कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को यूनियन बनाने का अधिकार है, एसोसिएशन बनाने का अधिकार है। तो इसमें कोऑपरेटिव वर्ड भी ऐड कर दिया गया कि कोऑपरेटिव अगर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बनाना चाहते हैं, ये भी एक फंडामेंटल राइट है। इसके अलावा आर्टिकल 43B ये इंसर्ट किया गया था। ये क्या है? डीपीएसपी है। डीपीएसपी मतलब संविधान सरकार को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि सर जी आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रमोट कीजिए। इसके साथ साथ संविधान में एक चैप्टर ऐड किया गया, पार्ट 9B। ये पार्ट गाइडलाइंस देता है स्टेट्स को कि कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज को गवर्न करना है। वैसे तो देखो ये पार्ट अच्छा है, गाइडलाइंस जिस प्रकार से दी गई हैं उससे कोऑपरेटिव सोसाइटीज में ऑटोनमी, ट्रांसपेरेंसी, प्रोफेशनलिज्म ये सब चीज़ें आती हैं। दिक्कत पता है क्या है? वैसे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का डोमेन है ना, ये स्टेट का डोमेन है। इसकी शुरुआत होती है 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। 1919 में ये एक्ट आया था ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। तो उस एक्ट में कोऑपरेटिव्स को प्रोविंशियल लिस्ट में रखा गया था, स्टेट्स की लिस्ट में। जब देश आज़ाद हुआ तो यही चीज़ फॉलो की गई। आज़ाद भारत के संविधान में कोऑपरेटिव्स को रखा गया 7th शेड्यूल की स्टेट लिस्ट में, एंट्री 32 के अंतर्गत। यानी स्टेट असेंबलीज को पावर दी गई थी कि कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज को गवर्न किया जाना है। बट देखो, इशू ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके पास पावर्स नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को गवर्न करने की, धीरे धीरे कोऑपरेटिव सोसाइटीज को गवर्न करने की जो पावर्स हैं वो कैप्चर करता जा रहा है स्टेट से। जैसे आज के समय में कोऑपरेटिव बैंक्स को किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? आंसर आरबीआई। अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी बनाई, और 2012 में तो ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया कोऑपरेटिव से संबंधित। जब देखो ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था ना, तब भी स्टेट्स ने बोला था, अरे भैया क्या कर रहे हो, ये हमारी पावर है। स्टेट असेंबलीज को आप कैसे आदेश दे सकते हो कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऐसे गवर्न करें। तो मामला गया गुजरात हाईकोर्ट में। गुजरात हाईकोर्ट ने 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक हिस्से को स्ट्राइक डाउन कर दिया और कहा कि स्टेट असेंबलीज को गाइडलाइंस नहीं दी जा सकती कोऑपरेटिव सोसाइटीज को गवर्न करने के लिए। ये उनके डोमेन में आता है, तो उनकी मर्जी है वो कैसे भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को गवर्न करें। तो इसके जवाब में सेंट्रल गवर्नमेंट ने गुजरात हाईकोर्ट को कहा, अरे भैया आप समझे नहीं, हमने संविधान को अमेंड कर दिया है। तो संविधान में ये लिखा गया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऐसे गवर्न करना है स्टेट्स के द्वारा। तो इसके जवाब में गुजरात हाईकोर्ट ने कहा, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो आपने ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की है ना, इससे देश में जो फेडरल
स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है। तो अगर संविधान को इस प्रकार से अमेंड किया जाता है जिससे फेडरल स्ट्रक्चर चेंज हो, तो फिर स्पेशल मेजोरिटी के साथ तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी ही चाहिए। इसके साथ साथ हाफ ऑफ द स्टेट असेंबलीज हैं, उनके द्वारा भी उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को कंसेंट देना जरूरी है, तब वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हो सकती है। ये कहा गुजरात हाईकोर्ट ने। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा, देखो आप ज़्यादा सोच गए, हमने जो ये गाइडलाइंस दी है ना, ये ऐड किया है पार्ट 9 बी संविधान में, इससे फेडरल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा भैया होता है। तो इस गुजरात हाईकोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ सेंट्रल गवर्नमेंट चली गई सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी गुजरात हाईकोर्ट के वर्डिक्ट को अपहेल्ड किया है, यानी माना है कि वो सही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोसीजर जो है जिसके तहत ये पार्ट 9 बी ऐड किया गया है, ये प्रोसीजर गलत है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी ही थी तो आधी स्टेट असेंबलीज की कंसेंट लेनी जरूरी थी, तभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो पाती। अभी आपने स्टेट असेंबलीज की तो कंसेंट ली नहीं और फेडरल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, इसलिए हम एक हिस्से को स्ट्राइक डाउन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने देखो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का भी एग्जाम्पल दिया। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पंचायती राज से संबंधित है और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अर्बन लोकल बॉडीज से संबंधित है। जब उनको पास किया गया था ना, तो स्टेट असेंबलीज की कंसेंट ली गई थी। तो वही केस है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, लेकिन इस केस में आपने स्टेट असेंबलीज की कंसेंट नहीं ली। राइटर कहते हैं देखो सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट सही भी है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज की जो सिचुएशन है वो हर एक स्टेट में सेम नहीं होती। लेकिन इस 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की सहायता से हमारे देश में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रेगुलेशन में एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की जा रही थी। तो वन साइज डजंट फिट ऑल वाली सिचुएशन है, वो एग्जाम्पल दिया जाता है राइटर के द्वारा। अगर स्टेट अपने हिसाब से कोऑपरेटिव सोसाइटीज को गवर्न करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव ढंग से वो गवर्न कर पाएंगे। वैसे देखो सुप्रीम कोर्ट ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को छोड़ दिया है, मतलब पार्ट 9 बी में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जो गवर्न करने के लिए गाइडलाइंस दी गई है ना, वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए अभी भी लागू होंगी। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज मतलब वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जिनकी मेंबरशिप एक से अधिक स्टेट्स में है। देखो लास्ट में आर्टिकल में ये कहा जाता है, वैसे तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुई थी 2012 में, उस समय यूपीए की सरकार थी। इससे फर्क देखो ये पड़ता है, मान लीजिए अभी सरकार फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आ जाती है इसी प्रकार का जो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया है, तो सरकार पार्लियामेंट में आसानी से पास करवा सकती है, क्योंकि कांग्रेस भी विरोध नहीं करेगी। कांग्रेस को पता है अगर हम विरोध करेंगे तो इसका मतलब तो 2012 में जब हमारी सरकार के दौरान ये पास हुआ था तो हमारी गलती थी, इसलिए कांग्रेस भी सपोर्ट करेगी। वैसे बीजेपी के पास पहले से ही सपोर्ट है, 28 स्टेट असेंबलीज में से 18 स्टेट असेंबलीज का सपोर्ट बीजेपी के पास है। तो कांग्रेस की सपोर्ट के बिना भी वो ये बिल दोबारा से पास करवा सकती है पार्लियामेंट से। लेकिन राइटर कहते हैं करवाना नहीं चाहिए सरकार को फिर से ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास पार्लियामेंट से, क्योंकि कोऑपरेटिव्स जो हैं वो स्टेट के डोमेन में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे हैं, स्टेट्स ज़्यादा बेहतर ढंग से कोऑपरेटिव्स को गवर्न कर सकते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल जैपनीज एजुकेशन सिस्टम से लर्निंग्स के बारे में है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये वो एस्पेक्ट्स हैं जो हम कवर करेंगे इस आर्टिकल की डिस्कशन में। देखो एक बात तो साफ है, एजुकेशन पर हम जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं उतना ही फ़ायदा होता है। एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करने से प्राइवेट रिटर्न्स भी मिलते हैं और सोशल रिटर्न्स भी मिलते हैं। प्राइवेट रिटर्न्स कैसे मिलते हैं? आपको जॉब मिलती है, प्रमोशन मिलता है, बहुत कुछ मिलता है एजुकेशन से। सोशल रिटर्न्स कैसे मिलते हैं? ये पूरा आर्टिकल ही इसी पे बेस्ड है, कैसे एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट से सोशल रिटर्न्स मिलते हैं। देखो जितना ज़्यादा एजुकेशन में आप इन्वेस्ट करोगे ना, एजुकेशन की लेवल बढ़ेगा, आपके रिटर्न्स प्राइवेट रिटर्न्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। जैसे आपने ग्रेजुएशन की, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की, पीएचडी की, जितना ज़्यादा आप ऊपर जाते जाओगे आपको उतने ही ज़्यादा प्राइवेट रिटर्न्स मिलेंगे, उतने ही ज़्यादा आपको सैलरी मिलेगी, उतना ही बड़ा आपका लेवल होगा, पोस्ट होगी। लेकिन सोशल रिटर्न्स की बात करें, सोशल रिटर्न्स देखो तब ज़्यादा मिलते हैं जब हम
प्राइमरी लेवल पे फोकस करते हैं, प्राइमरी लेवल पे एजुकेशन पर। कैसे? देखो 2011 में जापान में ना सुनामी लहरें आई थी, भारी तबाही हुई थी, लोगों को खाने के लिए, खाना पीने के लिए पानी नहीं मिल पा रहा था। लेकिन उस सिचुएशन में भी जापान ने एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर पिक्चर प्रस्तुत की। इतने सभ्य ढंग से लोग लाइन में लगे हुए थे, इतनी भारी तबाही के बावजूद लोग बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ क्यू में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, खाना प्राप्त करने के लिए, पानी प्राप्त करने के लिए। जबकि देखो कई सारे देशों में जब बाढ़ आती है या फिर दूसरी कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है ना, कैओस क्रिएट हो जाता है, दंगे स्टार्ट हो जाते हैं रिसोर्सेज को कैप्चर करने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जापान में। तो आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? देखो 1970s से पहले ना जापान का एजुकेशन सिस्टम सिर्फ एकेडमिक सब्जेक्ट्स पर फोकस किया करता था। ये जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं, मैथ, सोशल साइंस, साइंस, इन पर। लेकिन 1970s में जापान ने अपने एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाया। एक सिस्टम स्टार्ट किया, ची टोकू टाई। ची का मतलब है नो, मतलब एकेडमिक एबिलिटीज को स्ट्रॉन्ग बनाना। ये जो सब्जेक्ट्स हैं साइंस, मैथ, सोशल साइंस, इनको स्ट्रॉन्ग बनाना, ये तो ठीक है, सभी करते हैं, सारे देश करते हैं। टोकू, टोकू क्या है? वर्च्यू। यानी करिकुलम में बच्चों को ये सारी चीजें सिखानी स्टार्ट की गई। सेल्फ डिसिप्लिन, कोऑपरेटिव एबिलिटी, माइंडफुलनेस। टाई का मतलब है बॉडी, यानी करिकुलम में ये चीज भी ऐड की गई, मेंटल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग। वैसे हमारे देश में ना फिजिकल वेलबींग पर तो फिर भी थोड़ा बहुत फोकस कर दिया जाता है, लेकिन मेंटल वेलबींग को तो बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है। मेंटल वेलबींग के बारे में इग्नोरेंस है पूरी तरह से। पेरेंट्स, रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग स्टूडेंट्स पर कितना प्रेशर डाल देते हैं, सोचते भी नहीं कि स्टूडेंट्स के मन में क्या चल रहा है, किस दौर से वो गुजर रहा है स्टूडेंट। आप में से भी बहुत से लोगों ने ऐसी सिचुएशन फील की होगी। हर एक पर्सन की लाइफ में ऐसा दौर आता है, कुछ पल, कुछ घंटे या फिर कुछ दिन ऐसे होते हैं जब वो लो फील करता है। अवेयरनेस अगर हो तो वो देखो इन चीजों को ज्यादा अच्छे से टैकल कर सकता है। इसके बाद जापानीज एजुकेशन सिस्टम के बारे में कहा जाता है कि 1970s के बाद मोरल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड स्टडीज, स्पेशल एक्टिविटीज, ये सब भी करिकुलम में ऐड कर दी गई। बच्चों को शुरुआत से ही सेंसिटिविटी के बारे में बताया गया, होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस किया गया कि बच्चों में एक नॉलेजेबल माइंड डेवलप हो और बच्चे ब्यूटी, नेचर, सेंस ऑफ जस्टिस, लाइफ, लेबर, इन सब की भी इज्जत कर सकें। और ये सब काम कैसे पूरा किया गया? देखो बच्चों से समर प्रोजेक्ट के तौर पे एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। बच्चों को कहा जाता है नेचर में आप चींटियां, इंसेक्ट्स, इन सब को सिर्फ ऑब्जर्व करो, अपनी डायरी में लिखो कि वो क्या कुछ कर रही हैं। जैसे देखो चींटियों में कोऑपरेशन बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है, मधुमक्खियों में कोऑपरेशन काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। तो नेचर को ऑब्जर्व करके बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चों को सिखाया जाता है शुरुआत से ही, प्राइमरी एजुकेशन से, प्राइमरी क्लासेस से, कि आप अपने क्लासरूम को साफ कीजिए, वॉशरूम को साफ कीजिए, स्कूल में लंच को सर्व कीजिए, स्कूल में प्लांट्स को वाटर दीजिए। और रोड क्रॉस करते वक्त अगर कोई ड्राइवर अपना व्हीकल रोक लेता है तो फिर रोड क्रॉस करने के बाद उसे झुककर थैंक यू जरूर कहिए। तो ये सारी आदतें बच्चों को जापान में शुरू से ही सिखा दी जाती हैं। तो फिर ये एक नॉर्म बन जाता है। जब कोई इसी नॉर्म को फॉलो नहीं करता तो इसे रूड माना जाता है कि ये बंदा गलत है, इसने बेसिक नॉर्म को फॉलो नहीं किया है। एक और चीज देखो, जापान की जो सोसाइटी है ना, वो कलेक्टिविस्ट सोसाइटी है, मतलब ग्रुप एक्टिविटीज पे काफी फोकस किया जाता है। ये सिखाया जाता है शुरुआत से ही, ग्रुप की जीत में आपकी जीत है। जैसे एक एक्टिविटी करवाई जाती है हर एक स्कूल में, ट्रेजर हंट एक्टिविटी, जिसमें बच्चों को टास्क दिया जाता है कि आपको खजाना खोजना है। और अलग अलग टीम्स में बच्चों को डिवाइड कर दिया जाता है। होता ये है, शर्त ये होती है, वो टीम जीतेगी जो जल्दी तो खोजेगी ही खजाना, लेकिन उसके साथ साथ टीम में जितने भी मेंबर्स हैं, मान लीजिए 5 मेंबर्स हैं, पांचों के पांचों एक साथ खजाने तक पहुंचेंगे। और स्ट्रेटजी जो है वो ऐसी डिसाइड होगी जिसमें पांचों के पांचों पर्सन उस स्ट्रेटजी से सहमत हों।
तो अब देखो अलग अलग ग्रुप्स में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो व्हील चेयर पे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा तेज नहीं दौड़ पाते, लेकिन जो बच्चे आगे निकल जाते हैं वो पीछे वाले बच्चों का इंतजार उन्हें करना ही पड़ता है, क्योंकि शर्त ही ये है कि खजाने तक वो टीम सबसे पहले पहुंचेगी जिसमें सारे मेंबर्स एक साथ होने चाहिए, वो जीतेगी। तो टीम जो है वो मिल के चलती है, ऐसा नहीं कि एक पर्सन आगे एक पीछे। और खास बात देखो ये है, जब अलग अलग टीम्स खजाना खोज लेती है ना, तो जीतने वाली टीम्स में वो मेंबर्स जो सबसे पीछे रह गए थे उनको इनवाइट किया जाता है ऑडियंस के सामने स्टेज पर, और ऑडियंस ताड़ियां बजाती हैं। तो इससे होता क्या है, जो बच्चे पीछे रह जाते हैं उनका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, कोऑपरेशन की भावना आती है, ग्रुप की जीत में अपनी जीत बच्चे ढूंढते हैं। तो ये वैल्यूज शुरुआत से ही बच्चों में डेवलप हो जाती हैं। इस प्रकार की एजुकेशन से देखो बहुत फायदे होते हैं, जो कि समाज को और ज्यादा मजबूत बनाती हैं। बच्चों में शुरुआत से ही लेबर के प्रति रिस्पेक्ट जागती है, एक हम्बलनेस आती है, ह्यूमिलिटी आती है, वो कम्युनिटी के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, कम्युनिटीज में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने की दिशा में काम करते हैं। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी कम्युनिटी एक्टिविटीज जब होती हैं तो बच्चा देखो आगे जाके भी इन चीजों को फॉलो करता है। इसी का रिजल्ट निकला जब सुनामी लहरें आई तो पूरे वर्ल्ड ने जापान की सोसाइटी की सराहना की कि किस प्रकार से उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड तरीके को शो किया डिजास्टर के सिचुएशन में भी। तो ये सारी चीज़ें हमें सीखने की आवश्यकता है जापान से। अब कोविड-19 के बाद इंडिया में स्कूल्स लगने स्टार्ट होंगे, तो फिर इंडिया के स्कूल्स में भी ये सारी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। देखो एक और चीज़, जापान में कोविड-19 की महामारी के दौरान बहुत कम दिनों के लिए जापान के स्कूल बंद हुए। क्यों? क्योंकि जापान के स्कूल्स में डिसिप्लिन ही इतना ज़्यादा है, प्रोटोकॉल को आसानी से फॉलो किया जा सकता है। जैसे अगर मान लीजिए फिक्स कर दिया जाए मास्क पहनना है, तो वहाँ पे मास्क लिटरली सभी बच्चे पहनेंगे। ऐसा नहीं कि जब प्रिंसिपल नहीं देख रहा है तो मास्क उतार दो और बस दिखाने के लिए मास्क पहन लो। हमारी सोसाइटी में देखो बहुत सारी गलत चीज़ें हैं और हमें उन गलत चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने की आवश्यकता है। रिकॉग्नाइज जब हम करेंगे तभी तो हम उनको सोल्व करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे ना। गलत को गलत बोलने की शक्ति होनी चाहिए, करेज होनी चाहिए। हमारे देश में देखो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने घर में गंदगी नहीं मचाएंगे लेकिन बाहर गंदगी मचाएंगे। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज की सोसाइटी में, जापान में रेयरली आपको ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो बस में गंदगी मचाएंगे या फिर सड़क पर ऐसे ही कूड़ादान गिर देंगे। अपने घर में कुछ भी करें लेकिन बाहर वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कूड़ा करकट फैले। हमारे देश में उल्टा है, सब अपने अपने बारे में सोचते हैं। सब तो नहीं, मतलब ज़्यादातर लोग अपने अपने बारे में सोचते हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया और हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।